तो गाइज मैं आपको जरा अब आगे का फ्लो समझा देता हूँ कि हमारा कोर्स अब जो रोड मैप है हमारे कोर्स का, वो आगे का फ्लो क्या रहेगा। थोड़ा इसके बारे में जानकारी दे देता हूँ मैं। देखिए, हमने अभी तक स्टेटिस्टिक्स का यूज करके मशीन लर्निंग के अंदर मॉडल्स कैसे बनाए जाते हैं, मॉडलिंग कैसे करी जाती है, उसका एक बहुत अच्छा आइडिया ले लिया है। तो वी आर काइंड ऑफ नाउ रब्ड आवर शोल्डर्स विद द मशीन लर्निंग। मतलब इट्स गुड नाउ वी अंडरस्टैंड कि क्या कनेक्शन है स्टेटिस्टिक्स और मशीन लर्निंग के बीच में, मॉडलिंग का मतलब क्या होता है, और मॉडल जब हम बनाते हैं तो उसका मतलब क्या होता है। बेसिकली हम मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन चूज करते हैं और फिर उसके बेसिस पे हम एक लॉस फंक्शन बनाते हैं जो हमें केएल डाइवर्जेंस की वैल्यू बताता है ऑन द वैल्यूज ऑफ वेट्स। यानी कि हम वेट की अगर कोई वैल्यू चूज करेंगे तो उस वेट की वैल्यू के बेसिस पर हमारे डाटा डिस्ट्रीब्यूशन और मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन के बीच की केएल डाइवर्जेंस निकल के आएगी, जो कि एक नंबर होगा, जो कि लॉस फंक्शन की वैल्यू होगी। ठीक है। अब गाइस हम करना क्या चाहते हैं ये मैं आपको बता चुका हूं कि मशीन लर्निंग में हम क्या करते हैं। गाइस मशीन लर्निंग में हम क्या करेंगे, हम अपने वेट्स की ऑप्टिमम वैल्यू निकालेंगे। ऑप्टिमम वैल्यू का मतलब हम अपने वेट्स की ऐसी वैल्यू निकालेंगे कि हमारा जो लॉस फंक्शन की वैल्यू है वो सबसे कम हो जाए, बिकॉज लॉस फंक्शन इज द केएल डाइवर्जेंस। तो हम अपने मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन के वेट्स के मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन के वेट्स की ऐसी वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे जिससे कि हमारे लॉस फंक्शन की वैल्यू सबसे कम हो जाए। लॉस फंक्शन की वैल्यू सबसे कम करने का मतलब है कि मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन और डेटा डिस्ट्रीब्यूशन के बीच की जो केएल डाइवर्जेंस है वो सबसे कम हो जाए। ठीक है। और अगर ऐसा हो गया तो फिर हम कह देंगे, हम क्या कह देंगे, हमारे हमने मॉडल ट्रेन कर दिया। यानी कि हमारी जो एआई है, जो भी मॉडल है हमारा, इट कैन बी अ न्यूरल नेटवर्क, इट कैन बी अ डीप न्यूरल नेटवर्क, इट कैन बी एन एलएलएम। ठीक है। एनी काइंड ऑफ अ मॉडल, वो ट्रेन हो चुका है। ठीक है। कब ट्रेन हो चुका है, जब मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन और डेटा डिस्ट्रीब्यूशन के बीच की केएल डाइवर्जेंस सबसे कम हो जाएगी। या फिर मुझे कहना चाहिए जब हमारे लॉस फंक्शन की वैल्यू सबसे कम हो जाएगी। या फिर मुझे कहना चाहिए जब हम अपने लॉस फंक्शन को ऑप्टिमाइज कर देंगे। या फिर मुझे कहना चाहिए जब अपने लॉस फंक्शन को मिनिमाइज कर देंगे। यानी कि लॉस फंक्शन का मिनिमम निकाल लेंगे, उसकी सबसे कम वैल्यू पे पहुंचा देंगे उसको हम। ये कैसे पहुंचाएंगे, हमें उसके लिए वेट्स की वो वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी। यानी कि हमारे लॉस फंक्शन के अंदर के जो वेट्स होते हैं हमें उनकी ऐसी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ऐसी वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी जिसपे कि हमारे पूरे डेटा के लिए मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन और डेटा डिस्ट्रीब्यूशन के बीच की केएल डाइवर्जेंस सबसे कम आ जाए। ठीक है। अब गाइस ये मिनिमाइज कैसे करोगे आप लॉस फंक्शन को, यहां पे आता है कैलकुलस। तो गाइस अब हम यहां से जाने वाले हैं कैलकुलस पे, कि कैलकुलस हमारी कैसे मदद करेगा लॉस फंक्शन को मिनिमाइज करने में, यानी कि केएल डाइवर्जेंस को सबसे कम करने में। हाउ द कैलकुलस इज गोइंग टू हेल्प अस। ओके। तो चलिए गाइस, अब हम यहां से चालू करने वाले हैं कैलकुलस की जर्नी। बिल्कुल बेसिक से चालू करेंगे, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक एक कॉन्सेप्ट समझते समझते चलेंगे, बढ़िया से समझेंगे, बिल्कुल बच्चों की तरह समझेंगे। एक से एक छोटी चीज के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। ठीक है। तो चलिए गाइस, मैं एक काम करता हूँ, मैं एक नई नोट्स की फाइल बना लेता हूँ, बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ टोटली समथिंग न्यू। देखिए, ये चीज मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ कि मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, जनरेटिव एआई, ठीक है, आप कोई भी एआई की फील्ड उठा लीजिए, उसमें बस ये तीन ही मैथमेटिक्स की फील्ड यूज हो रही है। सबसे ज्यादा कौन सी फील्ड यूज हो रही है, स्टेटिस्टिक्स। भाई बिना उसके तो लॉस फंक्शन ही नहीं बना पाओगे आप। अगर आप ध्यान से देखो, हमने जितने भी लॉस फंक्शन अभी तक बनाए हैं वो जेन एआई में भी यूज हो रहे हैं। तो बिना स्टेटिस्टिक्स के तो आप वो लॉस फंक्शंस बना ही नहीं पाओगे। ठीक है। लॉस फंक्शन नहीं है तो मिनिमाइज किसको करोगे आप। ठीक है। इट्स लाइक कि
अगर मेरे पास पेपर ही नहीं है तो मैं प्रिंट आउट किस पे निकालूंगा, या फिर आप कह लो प्रिंटर ही नहीं है तो प्रिंट आउट कैसे निकालूंगा। ठीक है। तो बेसिकली सबसे पहली चीज तो आपको चाहिए लॉस फंक्शन। अगर लॉस फंक्शन ही नहीं है आपके पास, तो बाकी जो दो मैथमेटिकल फील्ड्स हैं, कैलकुलस, लीनियर अलजेब्रा, इनकी सिग्निफिकेंस ही नहीं है, इनकी सिग्निफिकेंस खत्म। तो सबसे पहले तो हमें स्टेटिस्टिक्स का नॉलेज चाहिए, वो सारा मैंने आपको दे दिया है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस का नॉलेज और उनके पैरामीटर्स, और फिर मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन, वो कैसे यूज होता है उसके अंदर, वो क्या करता है। ठीक है, वो सब बता दिया मैंने आपको। तो स्टेटिस्टिक्स का यूज जेन एआई में, डीप लर्निंग में, मशीन लर्निंग में, इट्स ऑलमोस्ट 70%। कैन यू इमेजिन 70% गाइस, बिकॉज लॉस फंक्शन उसी से तो बन रहा है। उसके बाद आता है 20% आपका लीनियर अलजेब्रा, और लास्ट में आता है 10% आपका कैलकुलस। तो ये भी आप कह सकते हो इट्स अ सिल्वर लाइनिंग इन द क्लाउड, कि भाई साहब जिस चीज से मैक्सिमम लोगों को सबसे ज्यादा डर लगता है, कैलकुलस, वो एआई में सबसे कम है। दैट इज अ सिल्वर लाइनिंग इन द क्लाउड। ठीक है। और जो चीज सबसे ज्यादा यूज होती है वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है। अब बीच का एक मिसिंग पजल रह जाएगा, मिसिंग पीस ऑफ पजल रह जाएगा, वो है लीनियर अलजेब्रा। तो आप मेरे से पूछोगे सर लीनियर अलजेब्रा कहाँ यूज होती है, वो मैं अनफॉर्चुनेटली आपको अभी नहीं बता सकता। एक बार कैलकुलस वाली सारी चीजें खत्म हो जाए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि लीनियर अलजेब्रा कहाँ यूज होता है, क्या एप्लीकेशन है लीनियर अलजेब्रा का इस पूरे प्रोसेस में। क्योंकि सर हमको तो कुछ दिख ही नहीं रहा है कि लीनियर अलजेब्रा का कोई एप्लीकेशन है। ठीक है, क्यों? आप ही ने तो बोला लॉस फंक्शन बनाएंगे, मिनिमाइज करने के लिए क्या यूज करेंगे, कैलकुलस यूज करेंगे, बस हो गया। आपने लॉस फंक्शन मिनिमाइज कर दिया, मॉडल ट्रेन हो गया। मॉडल कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी अ न्यूरल नेटवर्क मॉडल, इट कैन बी अ एलएलएम, इट कैन बी एनी काइंड ऑफ थिंग। तो इस पूरे प्रोसेस में लीनियर अलजेब्रा कहाँ गया? वो तो है ही नहीं इसके अंदर। भाई साहब है, लेकिन अभी मैं आपको बताऊंगा तो समझ में नहीं आएगा आपको कि कहाँ पे है वो। ठीक है, वो आपको कैलकुलस डिस्कस करने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है। यूजुअली ये मेरे पढ़ाने का स्टाइल नहीं है। मैं पहले पूरी मैथ्स पढ़ाता हूँ, पहले मैं पूरी स्टैट्स पढ़ाता हूँ। ठीक है, वो कैसे एमएल में यूज हो रही है ये नहीं पढ़ाता। फिर पूरी लीनियर अलजेब्रा पढ़ाता हूँ, वो कैसे एमएल में यूज हो रही है ये नहीं पढ़ाता। फिर पूरी कैलकुलस पढ़ाता हूँ, वो कैसे एमएल में यूज हो रही है ये नहीं पढ़ाता। एक बार आपने इन तीनों मैथमेटिकल फील्ड्स का बैकग्राउंड ले लिया, फिर उसकी एप्लीकेशन करके दिखाता हूं मैं। लेकिन आपके केस में सिचुएशन बहुत अलग है, क्योंकि आप इंडस्ट्री वाले लोग, तो आपको पैरेलली साथ साथ एप्लीकेशन भी देखनी पड़ेगी, तभी एक मोटिवेशन आएगा पढ़ने का। अदरवाइज आप कहोगे सर ये क्या पढ़ा रहे हो, तो ऐसा लग रहा है सर नॉर्मल कॉलेज में पढ़ाया जाता है, बिल्कुल वैसे पढ़ा रहे हो आप। कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि इसका क्या कनेक्शन है मशीन लर्निंग से। तो मैं साथ साथ कनेक्शन भी देता जा रहा हूँ, ताकि आपका मोटिवेशन बना रहे। आपको ये नहीं लगना चाहिए कि अरे भाई इतना टाइम निकल गया हम एमएल पे आ ही नहीं रहे। भाई हम एमएल के अंदर ही चल रहे हैं अब, ये एमएल ही है। जब से हमने पी वाई ऑन अ कंडीशन एक्स वेक्टर की बात करनी चालू करी है, हम एमएल में घुस चुके हैं। वी आर इनसाइड मशीन लर्निंग। ठीक है। तो जहां कहीं पे भी आपकी कोई ऐसी मॉडल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ गई जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई ऑन अ कंडीशन एक्स वेक्टर आ गया, भाई साहब आप समझ लो आप एमएल के अंदर एंटर कर चुके। कोर एमएल है ये जो भी हम पढ़ रहे हैं ना, दिस इज व्हाट यू कॉल्ड कोर मशीन लर्निंग। इसी को बोला जाता है एआई। एआई का बेस है ये। ठीक है। तो अब हम कैलकुलस स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, लेट्स सी गाइस। चलिए, तो भाई साहब मैं बहुत ही इंट्यूटिव तरीके से ये लेक्चर स्टार्ट करूंगा। आप में से कई लोगों ने शायद ये लेक्चर देखा है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बता रहा हूं, बट स्टिल। ठीक है। तो गाइज मैं एक बहुत ही इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा। कैलकुलस पढ़ानी बिल्कुल बेसिक से हम पढ़ेंगे, कैलकुलस क्या है, क्या करती है, वो सारी चीजें पढ़ेंगे। लेकिन उसके लिए मैं स्टार्ट करूंगा एक क्वेश्चन के साथ। और क्वेश्चन क्या है गाइस? क्वेश्चन ये है कि आपको मुझे बेसिकली
जो है, अगर मैं आपको एक कर्व दूं, लेट्स से मेरे पास एक ग्राफ है, ठीक है, आई हैव अ ग्राफ, ठीक है, तो W मेरा वेरिएबल है, ठीक है, W मेरा वेरिएबल है, ठीक है, और मेरा एक ग्राफ है जिसका एक फॉर्मूला होगा जो कि W का फॉर्मूला होगा, तो इसको थोड़े समय के लिए मैं कह देता हूं एफ ऑफ डब्ल्यू, ठीक है, यानी कि वाई एक्सिस, ठीक है, और इसका ग्राफ ये है, ऐसा कुछ ग्राफ है, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको इस ग्राफ के किसी एक पॉइंट पे, ठीक है, लेट्स से इस पॉइंट पे, मे बी, आई गेस, आई डोंट नो, लेट्स से इस पॉइंट पे, ठीक है, आपको इस ग्राफ के इस पॉइंट पे टेंजेंट बनानी है, ठीक है, टेंजेंट बनानी है, ठीक है, ये पॉइंट है, ठीक है, इस पे टेंजेंट बनानी है आपको, ठीक है, तो आप कैसे बनाओगे? और ये काम आपको ज्योमेट्रिकली करना है, मैथमेटिकली नहीं करना है। ये क्वेश्चन है गाइस हमारा, ठीक है, तो क्वेश्चन में नीचे लिख देता हूं, यू हैव टू ड्रॉ अ टेंजेंट, ठीक है, अब ये पॉइंट को एक मैं नाम दे देता हूं, इस पॉइंट को मैं एक नाम दे देता हूं, तो जैसे एक्स एक्सिस पे मैंने एक वैल्यू चूज करी, मान लीजिए वैल्यू है मेरी, ठीक है, दिस इज अ वैल्यू, इसको मैं कुछ नाम दे देता हूँ, लेट्स कॉल इट W0, ठीक है, मैं W0 नहीं बोलूंगा, नहीं तो आप लोग किसको किस चीज से कंफ्यूज कर लोगे, वाई इंटरसेप्ट से कंफ्यूज कर लोगे, क्योंकि जो लीनियर इक्वेशन हम लिखते हैं उसमें हम W0 लिखते हैं, ठीक है, तो इसको कुछ कह देता हूं मैं, एक वैल्यू दे देता हूं उसको, ठीक है, एक कुछ किसी भी स्पेशल कैरेक्टर से रिप्रेजेंट कर देता हूं, ठीक है, सो लेट्स कॉल इट, बेसिकली कुछ भी कह देता हूं मैं इसको, ठीक है, लेट्स कॉल इट कैपिटल W कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, इसको आप कह लीजिए, एक नंबर दे दीजिए इसको आप, ठीक है, लेट्स कॉल इट 5, तो मैंने W एक्सेस पे, W एक्सेस मतलब मेरी एक्स एक्सेस, W एक्सेस पे मैंने एक नंबर लिया 5, R2 का नंबर 5 और W एक्सेस, ठीक है, और मेरे पास एक फॉर्मूला है जो W की फॉर्म में है, ठीक है, फॉर्मूला कुछ भी हो सकता है गाइस, मैं सिर्फ एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, लेट्स से ये मेरा फॉर्मूला है, एफ ऑफ W इक्वल टू हाफ W², ठीक है, मान लीजिए ये मेरा फॉर्मूला है, हाफ W², ये मेरा फॉर्मूला है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है गाइस कि जो वाई एक्सेस है मेरी, उस पे क्या निकल के आएगा, मेरे फंक्शन की वैल्यू का आंसर निकल के आएगा, यानी कि इस फॉर्मूले की वैल्यू निकल के आएगी एट W = 5 पे, तो गाइस कितनी आएगी ये वैल्यू, आपको पता है ये कितनी आएगी, ये आएगी 25/2, क्योंकि W की वैल्यू 5 थी, 5 का आपने स्क्वायर ले लिया, और 5 का स्क्वायर हो गया 25, 25/2 हो गया आपका एफ ऑफ डब्ल्यू, ठीक है, तो भाई साहब बेसिकली बात कुछ ऐसी है कि वाई एक्सिस पे यहाँ पे आपकी जो वैल्यू आ रही होगी, ये कितनी आ रही होगी, ये आ रही होगी 25/2, ठीक है, और ये जो पॉइंट है मेरा इस ग्राफ के ऊपर, ये एक पॉइंट है बेसिकली, तो पॉइंट को आप कैसे लिखते हो, एक्स कॉमा वाई की फॉर्म में लिखते हो, तो गाइज ये पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा 5,25/2, ठीक है, और इस 25/2 को हम और क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ 5, यानी कि मैंने अपने फंक्शन के अंदर जो मेरा W वेरिएबल था उसमें W की जगह 5 रखा, और मेरा आंसर आ गया 25/2, ठीक है, तो ऐसा सीन है गाइस अभी, ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूं कि ये क्वेश्चन हमारा क्या है, यू हैव टू ड्रॉ अ टेंजेंट ऑन द पॉइंट 5, 25/2,
ठीक है, आपको इस पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है। ठीक है, और आपको इसको ज्योमेट्रिकली ड्रॉ करना है, ज्योमेट्रिकली। ठीक है, ज्योमेट्रिकली का मतलब है देख करके, देखिए इसको कहां बनेगी टेंजेंट और बना दीजिए। तो गाइस जाहिर सी बात है कि अब आप कहोगे सर इसमें क्या है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है, मैं अभी बना देता हूँ टेंजेंट। तो टेंजेंट बेसिकली क्या होगी, देख लेते हैं भाई, बना के देख लेते हैं एक बार टेंजेंट क्या होगी। तो गाइस ये होगी हमारी टेंजेंट, वैसे एक अलग कलर से बना रहा हूँ। दिस इज द टेंजेंट। ठीक है, यानी ये जो पिंक वाली लाइन मैंने बनाई है ये उस पॉइंट पे टेंजेंट है। टेंजेंट गाइस आपको पता होगा किस तरीके की लाइन होती है। टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो किसी भी कर्व को, यानी कि किसी भी ग्राफ को किसी एक पॉइंट पे टच करती हुई जाती है, यानी कि वो सिर्फ उसी पॉइंट को टच कर रही होगी। ठीक है, और किसी भी पॉइंट को टच नहीं कर रही होगी। आई एम सॉरी, ये इतना एक्यूरेट नहीं बनाया मैंने ग्राफ ड्राइंग, लेकिन गाइस ये अभी ये जो रेड वाली लाइन है आप ऐसा समझ लीजिए, ये सिर्फ 5,25/2 को ही टच कर रही है, और किसी भी पॉइंट को टच नहीं कर रही है, और ग्राफ के ऊपर टच कर रही है। टेंजेंट हमेशा एक ऐसी लाइन होती है जो ग्राफ को टच करते हुए जाती है किसी एक पॉइंट, लेकिन पॉइंट हमने भी चूज किया अपनी मर्जी से कि हमें कहाँ पे टेंजेंट बनानी है। वो हमने बनाई है 5,25/2, या इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो 5, f(5), क्योंकि f(5) 25/2 ही देगा आपको। सो यू कैन राइट 5, f(5). ठीक है, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। यही करना था कि हमें एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है 5,25/2 पॉइंट पे, ज्योमेट्रिकली। ज्योमेट्रिकली मतलब उसमें ज्योमेट्री यूज करनी है, हमें ड्राइंग ड्रॉ करनी है हमें। बस यही हमारा क्वेश्चन था और ये इसका आंसर है। कर दी भाई साहब ड्रॉ, रेड कलर की टेंजेंट, हो गया, बात खत्म। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है हमारे लिए। अगर मैं आपसे ये कहूं कि हमें बेसिकली कंप्यूटर से ये काम करवाना है, हम इंसान तो कर लेंगे, हमारे अंदर इतनी इंटेलिजेंस है, क्योंकि हमने देखा, हमने इस ग्राफ की ज्योमेट्री देखी, वो पॉइंट है, और उस पर हमने एक टेंजेंट प्लॉट कर दी, हमारा काम खत्म हो गया। ठीक है, लेकिन भाई साहब मेरा सेकंड क्वेश्चन जो है वो बहुत क्रूशियल क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन ये है कि अगर आपको यही काम एक कंप्यूटर से करवाना हो तो कैसे करवाओगे, ये चैलेंजिंग काम। ठीक है, क्योंकि गाइस हमारा जो ब्रेन है वो इतना ज्यादा ट्रेन हुआ हुआ है कि अगर हम, जब हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि बेटा तुम्हें इस पॉइंट पे ना एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है, ठीक है, तो हमारे ब्रेन ने बहुत जल्दी जल्दी कुछ कैलकुलेशन करी, और हमने उस ड्राइंग की तरफ देखा, और हमने बोला लो बेटा ये रिटर्न। ठीक है, वो कहते हैं ना कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपके सबकॉन्शियस में इतने तगड़े तरीके से रजिस्टर हो रखी होती हैं कि आपको, आपका ब्रेन आपको ये रियलाइजेशन होने ही नहीं देता है कि आपने ये काम बहुत कैलकुलेशन करके किया है। इट जस्ट डज लाइक दैट, वेरी फास्ट। जो आपके रिफ्लेक्सेस होते हैं वो बहुत तेज होते हैं। इट्स समथिंग लाइक कि अगर आप एक पंखे को हाई स्पीड पे चला दें तो उसके पंख दिखने बंद हो जाएंगे आपको, आपको ऐसा लगेगा कि ये बिना पंखे के हवा दे रहा है, बिकॉज बहुत हाई स्पीड पे चल रहा है। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप उसकी स्पीड कम करते हो तो उसके पंख नजर आने लग जाते हैं आपको। तो वही सेम चीज हमारे ब्रेन के साथ भी होती है, कि जब हमारा ब्रेन किसी भी चीज को करने के लिए बहुत ज्यादा ट्रेन हो रखा होता है ना, तो वो उस काम को इतनी हाई स्पीड में करता है कि हमको खुद रियलाइज नहीं होता कि हमने ये काम कैसे कर दिया। ठीक है, इट इज रजिस्टर्ड इन अवर सबकॉन्शियस। तो हमने भी कुछ ऐसा ही किया है। तो अगर कोई हमसे पूछेगा ना अभी कि भाई साहब आपने इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाई कैसे, आपने क्या एल्गोरिदम यूज किया इस टेंजेंट को बनाने के लिए, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ आप इस क्वेश्चन का आंसर ही नहीं कर पाओगे।
करा सही है आपने, बट यू विल नॉट बी एबल टू आंसर, क्योंकि वो इतनी फास्ट किया है आपके ब्रेन ने कि उसको भी नहीं पता कि उसने कैसे कर दिया। इनफैक्ट ऐसी कई चीजें होती है हमारे साथ रियल लाइफ में, जो हम करते तो सही है, लेकिन अगर हमसे कोई पूछेगा ना कि यार भाई तूने कैसे कर दिया, भाई मेरे पास कोई आंसर नहीं है इसका, क्योंकि वो फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में हमारा ब्रेन इतनी सारी कैलकुलेशन करके सडनली इतनी फास्ट कर देता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि क्या किया हमारे ब्रेन। जैसे एक परफेक्ट एग्जांपल मैं आपको और बताता हूँ, आई एम सॉरी मैं आपको थोड़ा बैड एग्जांपल ले रहा हूँ, बट जैसे ही हमें ये पता चलता है कि वी आर इन सम काइंड ऑफ अ डेंजरस सिचुएशन, फॉर एग्जांपल गाड़ी चला रहे हैं या फिर एक्सीडेंट होने वाला है या कुछ भी होने वाला है, तो आपने एक बहुत ही कॉमन सी चीज देखी होगी कि हमारा जो आर्म है ना वो अपने आप उठ के आंखों के सामने आ जाता है। हमने बोला नहीं उसको कि आना उठ करके, वो अपने आप उठ करके आंखों के सामने आ जाता है। इट्स शेयर रिफ्लेक्सेस, यानी कि हमारा जो ब्रेन है उसको इतनी समझ है कि भाई साहब मुझे आंखों को बचाना है, तो अपने आप हाथ उठ के आंखों के सामने आ जाएगा आपकी। ठीक है, आपके कहे बगैर ब्रेन ने सबकॉन्शियस में ही कुछ ऐसा करके रखा हुआ है। ठीक है, तो वैसा ही कुछ यहाँ पे भी हुआ है हमारे साथ। एंड इसीलिए अब हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग होने वाला है कि जो एल्गोरिदम हमारे ब्रेन ने यूज किया है इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाने के लिए, वही एल्गोरिदम हमें कंप्यूटर के लिए भी यूज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब क्वेश्चन ये नहीं है कि हमें बनानी है टेंजेंट, क्वेश्चन ये है कि एक कंप्यूटर कैसे बनाएगा टेंजेंट। अगर हमें एक कंप्यूटर से ही यही काम करवाना हो कि इस पॉइंट पे एक टेंजेंट बनाओ, तो कैसे बनाएगा वो? दिस इज अ चैलेंजिंग क्वेश्चन। तो गाइज अब हम इस क्वेश्चन को एड्रेस करने जा रहे हैं कि हमें अगर एक ग्राफ दिया हुआ है और उसके एक पॉइंट पे हमें कंप्यूटर से टेंजेंट बनवानी है, तो ऐसा क्या एल्गोरिदम हम अपने कंप्यूटर को देंगे जिससे कि वो उस पॉइंट पे टेंजेंट बना दे। दैट इज द सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए गाइस अब हम देखते हैं कि ये कैसे होगा। दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, बट ये होगी कैसे। ठीक है, चिंता मत करिए, हम अभी कैलकुलस क्या है क्यों है हम किसी भी चीज के बारे में अभी बात नहीं करेंगे, बट हम धीरे धीरे आएंगे उसके ऊपर। ठीक है, कि बेसिकली ये सब चीजें क्या है। ठीक है, अभी हमारे यहाँ बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि हमारे ब्रेन ने जो कैलकुलेशन करी विजुअली इस ग्राफ को देख करके, ज्योमेट्रिकली उस पॉइंट पे टेंजेंट बनाने के लिए, वो क्या कैलकुलेशन थी जो हमारे ब्रेन ने करी। द द द सरप्राइजिंग पार्ट इज वो हमको भी नहीं पता क्या कैलकुलेशन थी, क्योंकि वो बहुत फास्ट करी उसने। तो अब हमें वैसी ही कुछ कैलकुलेशन या वैसा ही कोई मेथड या एल्गोरिदम हमें कंप्यूटर के लिए डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि हम ये सेम काम अब कंप्यूटर से करवाना चाहते हैं। कि हमारे पास एक कर्व है और उस कर्व के ऊपर एक पॉइंट है और उस पॉइंट पर हम एक टेंजेंट बनवाना चाहते हैं, कंप्यूटर बनाए हमारे लिए, हम नहीं करना चाहते, कंप्यूटर से बनवाना चाहते हैं। तो चलिए गाइस हम देखते हैं कि ये काम कैसे हुआ होगा। ठीक है, एक आइडिया लेने की कोशिश करते हैं कि हाउ दिस वुड हैव बीन डन, या हमारे ब्रेन ने कैसे किया होगा। ठीक है, तो भाई साहब एक एक काम करते हैं, हम अपनी जो टेंजेंट है ना, या फिर एक काम करता हूं मैं वापस पीछे वाले पेज पे ही जाता हूँ, क्योंकि हमारी टेंजेंट वहां पे बनी हुई है। वी हैव द टेंजेंट विद अस। ठीक है, तो गाइज एक गेस तो हम ये कर सकते हैं कि हमारे ब्रेन ने क्या किया होगा। हमारे ब्रेन ने पहले टेंजेंट नहीं बनाई होगी, यानी कि हम पहले ये समझने की कोशिश करें कि हमारे ब्रेन ने क्या कैलकुलेशन करी होगी इस टेंजेंट तक पहुंचने के लिए। ठीक है, और अगर हम वो एग्जैक्ट कैलकुलेशन हमें नहीं भी पता है, तो भी हम उसके जैसी कोई दूसरी कैलकुलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं या फिगर आउट कर सकते हैं कि ऐसा कुछ करके भी हम टेंजेंट अपने कंप्यूटर से बनवा सकते हैं। एक एल्गोरिथम हम डेवलप कर सकते हैं जिसमें हम एक टेंजेंट बनवा सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर से टेंजेंट बनवा सकते हैं। ठीक है, तो गाइस एक काम करते हैं, इस पॉइंट को मैं कह देता हूं पी, यानी कि ये एक पॉइंट है, इसका नाम मैंने दे दिया पी। जैसे ज्योमेट्री में हम ट्राइंगल की साइड्स को नाम दे देते हैं या लाइन सेगमेंट का नाम दे देते हैं, एबीसी ट्राइंगल बना है, ए बी सेगमेंट, बीसी सेगमेंट, एसी सेगमेंट। तो वैसे ही यहाँ पे पी पॉइंट, जो एक पॉइंट है मेरा जिसमें मेरी टेंजेंट बनी हुई है, उसको मैंने बेसिकली जो है वो पी नाम दे दिया है। ठीक है, अब एक पॉइंट और लेता हूं मैं। ठीक है, आई विल टेक अनदर पॉइंट। ठीक है, और इसको मैं काम करता हूं।
ठीक है, हाँ ठीक है, नो इश्यूज, एक पॉइंट और लेता हूं मैं, जो इससे थोड़ी दूर लेता हूं। ठीक है, और इसको मैं कोई भी एक और नंबर ले लेता हूं। ठीक है, लेट्स कॉल इट 7। ठीक है, तो 5 से आगे हमने एक 7 वैल्यू और ली, तो W की वैल्यू अब कितनी होगी? 7। ठीक है, तो f ऑफ 7 कितना हो जाएगा? यानी कि अगर मैं फंक्शन के ऊपर, मेरी ये लाइन जहां पे कट करेगी मेरे ग्राफ को, वो पॉइंट कितना होगा गाइस? वो होगा 49 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि 7 का स्क्वायर होता है 49 डिवाइडेड बाई 2। तो मेरा आंसर आएगा 49 डिवाइडेड बाई 2। लेकिन अब गाइस मैं 49 डिवाइडेड बाई 2 नहीं लिखूंगा, मैं सिंपली यहाँ पे लिखूंगा 7 कॉमा एफ ऑफ 7। तो इसका मतलब मेरा ये जो दूसरा पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, इसको मैं कह देता हूँ क्यू। ठीक है, इसको भी मैं ब्लैक से ही पी कह देता हूँ, कॉल इट पी, एंड दिस इज क्यू। ये भी एक पॉइंट है, तो इसको मैं कह देता हूँ 7 कॉमा एफ ऑफ 7, यानी कि फॉर्मूले का आंसर 7 पे। तो फॉर्मूले का जो आंसर 7 पे आपको मिलेगा, उससे अगर मैं एक परपेंडिकुलर अपनी वाई एक्सिस पे डालूं, यानी कि फंक्शन की जो अलग अलग वैल्यूज मुझे वाई एक्सिस पे मिलेंगी, फॉर्मूले की अलग अलग वैल्यूज मुझे वाई एक्सिस पे मिलेंगी, उसमें डालूं तो मेरा आंसर आएगा 49 डिवाइडेड बाई 2। सो दिस इज 7 कॉमा एफ ऑफ 7। ठीक है, आप गाइस इमेजिन करिए कि एक लाइन है जो इन दोनों पॉइंट से पास हो रही है। ठीक है, ऐसा समझ लीजिए आप। तो बेसिकली यू हैव अ लाइन जो दोनों पॉइंट से पास हो रही है। ठीक है, इसको मैं नीचे कर देता हूं, क्योंकि ड्राइंग क्लटर होगी इससे। ठीक है, तो मेरे पास एक और लाइन है, ये तो है ही, जो टेंजेंट हमने बना रखी है, इसको भी मैं डिलीट नहीं कर रहा, इसको मैं बने रहने दूंगा, ताकि आप दोनों लाइंस को कंपेयर कर पाओ। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे एक और ये पॉइंट था मेरा, दैट इज 5 कॉमा एफ ऑफ 5। ठीक है, और गाइस मेरे पास एक और लाइन है जो पी क्यू पॉइंट से पास हो रही है। ठीक है, सो आई हैव अनदर लाइन विच इज पासिंग थ्रू पी क्यू पॉइंट। ठीक है, तो मेरे पास एक और लाइन है जो पी क्यू पॉइंट से पास हो रही है, इसको मैं किसी दूसरे कलर से बना देता हूँ, या हाँ, आई वुड से एक दूसरे कलर से बना लेना चाहिए। सो ये मेरी एक और लाइन है। ठीक है, इट इज पासिंग थ्रू पी क्यू पॉइंट, ये दूसरी लाइन। ठीक है, ऐसी लाइन को क्या कहते हैं? जो किसी भी ग्राफ को दो पॉइंट पे कट कर रही हो, सीकेंट। ठीक है, तो जो पिंक वाली लाइन है वो टेंजेंट है, और जो ग्रीन वाली लाइन है वो सीकेंट है। सो दिस इज टेंजेंट। ठीक है, एंड दिस इज सीकेंट, दिस इज सीकेंट। ठीक है, ये सब हमने 8th 8th क्लास में पढ़ा हुआ है। कॉर्ड होता है सर्कल का, सीकेंट होती है, टेंजेंट होती है, तो हम कोई हाईटेक चीज नहीं पढ़ रहे, ये नॉर्मल सी चीज है, ये सब हमने स्कूल में पढ़ा हुआ है, 10 से भी नीचे पढ़ा है हमने ये, कोई हाईटेक चीज नहीं है। ठीक है, इट्स नॉर्मल स्टफ। ठीक है, तो ज्योमेट्री कर रहे हैं हम लोग, बेसिक छोटी छोटी चीजें कर रहे हैं ज्योमेट्री में। ठीक है, ओके। एक काम और करते हैं, 5 और 7 के बीच का जो डिफरेंस है ना, 5 और 7 के बीच का जो डिफरेंस है, इसको हम, यानी कि 7 - 5, जो 2 का डिफरेंस आ रहा है, इसको, ये है तो 2, तब ये डिफरेंस तो 2 का है हमारा। लेकिन अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं हर एक नंबर को ना एक वेरिएबल, एक 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 अल्फाबेट असाइन कर दूंगा, ऐसा समझ लीजिए आप। ठीक है, तो बेसिकली व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, 5 को मैं क्या कह दूंगा? 5 को मैं कह दूंगा यहाँ पे थोड़े समय के लिए गाइस, बस ये एक नोटेशन है। ठीक है, इट्स सिंपली अ नोटेशन। ठीक है, 5 को मैं कह दूंगा W0। ठीक है, ये वो वाला W0 मत समझ लेना आप, जो लीनियर इक्वेशन में लिया था हमने W0। ये नॉर्मल, अभी हम एक सिनेरियो लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, तो 5 को मैं W0 कह रहा हूं, यानी कि W0 जो है मेरा, वो 5 के बराबर है। ठीक है, अब आप कहोगे सर, ये आप हमारी जिंदगी हेल बनाने में क्यों लगे हुए हो? अच्छे खासे नंबर ले रहे थे, अब आप कह रहे हो हम उसको एक सिंबल दे देंगे।
अरे भैया सिंबल इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आप अगर यही कैलकुलेशन करते हो तो कोई जरूरी थोड़ी है कि आप 5 ही लोगे। आप 4 भी ले सकते हो, 10 भी ले सकते हो। इफ मिहिर इज गोइंग टू डू द सेम कैलकुलेशन, तो कोई जरूरी नहीं कि, कोई जरूरी थोड़ी है कि वो भी 5 भी लेगा। वो 15 ले सकता है, 11 ले सकता है। तो भाई मैंने आपको एक फ्रीडम दे दी है, एक स्वतंत्रता दे दी है कि भाई साहब मैं W0 मान के चल रहा हूँ, अब आप इस W0 की जगह कुछ भी ले लो, क्योंकि इट विल वेरी फॉर एवरीबडीज केस। संजय कैन टेक इट टू समथिंग एल्स, मिहिर कैन टेक इट टू समथिंग एल्स, किंगशुक कैन टेक इट टू समथिंग एल्स, करण कैन टेक इट टू समथिंग एल्स। तो मैं ये नहीं कह, तो इसका मतलब मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो जितनी भी मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ ना, ये किसी भी पॉइंट पे एप्लीकेबल है। कोई जरूरी नहीं कि आपको 5 और 7 ही लेना है। आप W0 की जगह कुछ भी ले लो, कोई भी नंबर ले लो वहां पे। तो मैं थोड़े समय के लिए अब मैं क्या करने वाला हूँ गाइस, मैं 5 को बोलूंगा W0, और जो 7 है उसको मैं बोलूंगा W1। तो 7 को मैं कह देता हूँ W1। मैं फिर से कह रहा हूं, प्लीज इसको लीनियर इक्वेशन के वेट से कंफ्यूज मत करिएगा कि सर यही तो सेम चीज आपने लीनियर इक्वेशन में भी लिखी थी। अभी हम ये जो पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, ये लीनियर इक्वेशन से हट के अलग डिस्कस कर रहे हैं, ये एक अलग डिस्कशन चल रहा है अभी हमारा। ठीक है, वेट्स इसमें बाद में आएंगे अभी। ठीक है, बट यहाँ पे मैं डब्ल्यू लेकर के चल रहा हूँ बस। ठीक है, तो 5 जो है वो, W0 को मैंने 5 कर दिया, W1 को मैंने 7 कर दिया। और W1 - W0, ये जो डिफरेंस आ रहा है आपका 2 का, इसको मैं क्या बोल दूंगा गाइस, इसको मैं बोलूंगा डेल्टा W। डेल्टा का मतलब यूजली होता है डिफरेंस। तो मैथ्स में जो ट्रायंगल वाला नोटेशन यूज किया जाता है इसको डेल्टा बोलते हैं, इनकेस अगर आपको ना पता हो। भैया बता दूं यार, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं कोई हाईटेक भाषा यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो 2 आपका डिफरेंस आ रहा है इसको हम लिखेंगे डेल्टा W। यानी कि एक्स एक्सिस पे दो वैल्यूज के बीच का जो डिफरेंस होगा, आई एम कॉलिंग इट टू बी डेल्टा W। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि हमने टेंजेंट निकालने के लिए क्या करा होगा बेसिकली। मतलब हम ऐसा क्या एल्गोरिदम यूज कर सकते हैं जिससे कि हमारी जिससे कि हमने टेंजेंट बनाई होगी, हमारे दिमाग ने टेंजेंट बनाई होगी, हमारे दिमाग ने ऐसा क्या एल्गोरिदम यूज किया होगा कि, हो सकता है एग्जैक्टली ये एल्गोरिदम ना यूज किया हो, बट फिर भी अगर हम एक क्वेश्चन करने की कोशिश करें कि व्हाट अवर माइंड वुड हैव गॉन थ्रू टू डिटरमाइन कि हाँ पी पे जो टेंजेंट बनेगी ये ऐसी बनेगी, पिंक वाली बनेगी। अगर हम एक हद तक इस क्वेश्चन का आंसर मैथमेटिकली दे पाए। मैथमेटिकली क्यों गाइस? क्योंकि हमें एल्गोरिदम बनाना है। एल्गोरिदम क्यों बनाना है? क्योंकि कंप्यूटर से अब हमें ये काम करवाना है। हमें नहीं करना है, हमें कंप्यूटर से करवाना है ये काम। तो भैया एल्गोरिदम आएगा तो मैथ्स तो आएगी ही आएगी। बिकॉज हर एल्गोरिदम के पीछे कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है। ठीक है, तो इसका मतलब हमें ये काम मैथमेटिकली करके देखना पड़ेगा कि मैथमेटिकली कैसे करोगे अब आप ये चीज। यानी कि अगर हमें मैथमेटिकली कोई तरीका ऐसा ढूंढना पड़े जिससे हम ये डिटरमाइन कर लें कि हाँ ये है बेसिकली पिंक वाली टेंजेंट, ये यहाँ पे बनेगी। ठीक है, मैथमेटिकली अगर हम वो तरीका डिटरमाइन कर ले और फिर उसका एक एल्गोरिदम बना ले हम, तो भाई साहब मजा ही आ जाएगा। फिर तो हम कंप्यूटर से निकलवा सकते हैं किसी भी कर्व पे, किसी भी पी पॉइंट पे टेंजेंट, जहां पे W0 कोई भी आदमी कुछ भी ले सकता है। वो 5 भी ले सकता है, 11 भी ले सकता है, 10 भी ले सकता है, 9 भी ले सकता है, कुछ भी ले सकता है। क्योंकि मैंने तो उसको एक सिंबल दे दिया है, अब आप उसकी वैल्यू कुछ भी रख लो। ठीक है, तो भाई साहब अब एक काम करते हैं कि हम सबसे पहले, ठीक है, तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड एक्चुअली। ठीक है, अम, तो इसका मतलब ये है गाइस कि हमारी जो टेंजेंट होगी, ठीक है, सबसे पहले आपको इस बात समझनी पड़ेगी कि जब आप कोई भी टेंजेंट बनाते हो, ठीक है, आपने देखा गाइस, आप जब मैंने स्टार्टिंग में पिंक वाली जब टेंजेंट बनाई, ठीक है, इनफैक्ट ये चीज आपने भी अपने बारे में नोटिस करी होगी कि वेन एवर यू स्टार्ट मेकिंग अ टेंजेंट, तो आप अपने टेंजेंट का ना एक एंगल सेट करते हो कि हाँ अगर मैं इस टेंजेंट को इतना टिल्ट करूंगा तो ही वो पी पॉइंट को टच करते हुए जाएगी। अगर मैंने उसको इससे ऊपर नीचे ज्यादा टिल्ट कर दिया तो वो टच करते हुए नहीं जाएगी। ठीक है,
इसका मतलब टेंजेंट बनाने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, वो है उसकी स्लोप। और गाइज मैंने आपको बताया था स्लोप क्या होती है। स्लोप होती है कि वो लाइन हॉरिजॉन्टल एक्सिस से, हॉरिजॉन्टल एक्सिस मतलब डब्ल्यू वाली एक्सिस से, ठीक है, वो लाइन हॉरिजॉन्टल एक्सिस से, ये मेरी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है गाइज, ठीक है, जो मैंने अभी अभी आपके सामने बनाई है, ये मेरी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। कैसे हॉरिजॉन्टल एक्सिस? क्योंकि ये डब्ल्यू एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, ये डब्ल्यू एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। तो गाइज अल्टीमेटली जो स्लोप होती है किसी भी लाइन की, वो क्या बताती है कि आपकी जो लाइन है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस से कितना एंगल बना रही है। इट्स अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ दैट थिंग एक्चुअली। तो इफ योर line is making more angle with the horizontal axis, then it means उसकी जो स्लोप होगी वो मोर होगी, क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस से, यानी कि आपकी लाइन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर आपकी लाइन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 0 से 90 डिग्री के एंगल के बीच में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल एक्सिस से जितनी दूर होती चली जाएगी उतनी स्लोप बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। और और गाइस 90 पे क्या होगा? 90 पे सबसे ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो मैं दोबारा से रिपीट करने वाला हूं कि मैं अभी आऊंगा इस पे कि हमारे दिमाग ने टेंजेंट कैसे बनाई, मैं इस पे आऊंगा, ऐसा क्या एल्गोरिथम हमने हमारे दिमाग ने यूज किया होगा। एक गेस वर्क मार रहा हूं मैं कि व्हाट काइंड ऑफ एल्गोरिथम आवर ब्रेन वुड हैव यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट दैट पिंक लाइन ऑन द पॉइंट पी। हम इसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें एक और कॉन्सेप्ट के बारे में समझना पड़ेगा जिससे वो एल्गोरिथम हमें ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, और वो कॉन्सेप्ट है स्लोप का, ठीक है। तो गाइज आपने देखा होगा जब मैंने ये पिंक लाइन बनाई तो मैंने पीछे से बनानी चालू करी, ठीक है, और मैंने एक एंगल सेट किया उस लाइन का कि मेरी लाइन जो होगी पिंक वाली वो हॉरिजॉन्टल लाइन से इतना एंगल बनाएगी। और जब मैंने उस एंगल पे लाइन स्केच करी तो वो बिल्कुल टच होते हुए गई उस पॉइंट को, यानी कि मेरी जो लाइन की स्लोप है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है टेंजेंट बनाने के लिए। अगर मेरी लाइन की स्लोप गलत हो गई भाई साहब, या तो वो सीकेंट बन जाएगी, जैसे अब आप देखिए जो मेरी ग्रीन वाली लाइन है उसकी स्लोप पिंक वाली लाइन से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि जो ग्रीन वाली लाइन है वो हॉरिजॉन्टल लाइन से, यानी कि ये जो मैंने डॉटेड लाइन बनाई है हॉरिजॉन्टल लाइन से ज्यादा एंगल बना रही है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। यानी कि अगर मैं ग्रीन वाली लाइन का एंगल मेजर करूं, ठीक है, एंड लेट्स कॉल इट थीटा, ठीक है, ग्रीन वाला थीटा, ताकि आप डिफरेंशिएट कर पाओ, तो ग्रीन वाला थीटा। और अगर मैं पिंक वाली लाइन का एंगल मेजर करूं, यानी कि पिंक वाला थीटा, तो गाइज आप क्लियरली देख सकते हो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बिटवीन 0 to 90 डिग्री जो मेरी ग्रीन वाली लाइन है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल लाइन से ज्यादा एंगल बना रही है इन कंपैरिजन टू पिंक वाली लाइन, वो कम एंगल बना रही है। तो इसका मतलब पिंक वाली लाइन का जो स्लोप होना चाहिए वो पॉजिटिव होगा। और गाइस आपको पता है पॉजिटिव क्यों होगा? क्योंकि मेरी लाइन ऐसे नहीं जा रही, मेरी लाइन ऐसे जा रही है, ठीक है। तो इसका मतलब आपको एक बात तो समझ में आई गई होगी गाइस कि अगर आपकी लाइन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 के ऊपर गई, यानी कि अगर आपकी लाइन का जो एंगल है जो वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस से बना रही है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर वो 90 के ऊपर गया तो आपकी लाइन कैसी हो जाएगी? ऐसी हो जाएगी। तो मैंने आपको बताया था अभी कुछ लेक्चर्स पहले कि अगर आपकी लाइन ऐसे हो जाती है तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप एग्जिबिट करती है और स्लोप क्या हो जाती है? निगेटिव हो जाती है, ठीक है। और जितना और घूमती चली जाएगी फिर वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उतना और स्लोप आपकी निगेटिव होती जाएगी, ठीक है। उतनी ज्यादा स्लोप आपकी और निगेटिव होती चली जाएगी, ठीक है। सो दैट इज द
कंसेप्ट जो आपको याद रखना है। तो गाइस स्लोप क्या होती है? स्लोप एक क्वांटिटेटिव मेजर होता है। स्लोप इज द क्वांटिटेटिव मेजर, यानी कि ये एक नंबर निकल के आता है जो बस आपको ये बताता है कि भाई साहब आपकी जो लाइन है वो क्लॉकवाइज सॉरी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 0 से 90 के बीच में कितना एंगल बना रही है। तो अगर आपकी स्लोप पॉजिटिव आ रही है तो इसका मतलब गाइस एक बात तो पक्की है कि आपकी जो लाइन है उसका जो एंगल बन रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल लाइन से, वो 0 से 90 के बीच में ही बन रहा है। ठीक है, क्योंकि जैसे ही आपकी लाइन 90 डिग्री एंगल क्रॉस करेगी वो ऐसी हो जाएगी, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप एग्जिबिट होने लग जाएगा और स्लोप उसके केस में निगेटिव हो जाती है। तो इसका मतलब 90 से ऊपर वाली एंगल वाली जितनी लाइनें होंगी उनका स्लोप निगेटिव होगा। 90 से नीचे 0 से 90 के बीच के एंगल वाली जितनी लाइनें होंगी उनका स्लोप पॉजिटिव होगा। और अगर कोई लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाती है, यानी कि बिल्कुल ही पैरेलल हो गई, यानी कि 0 डिग्री का एंगल बना रही है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस से, तो उसका स्लोप क्या हो जाएगा गाइस? 0 हो जाएगा। द फार्दर अवे योर एंगल ऑफ द लाइन फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल एक्सिस between 0 to 90 degree, the greater positive your slope is. जैसे ही वो 90 डिग्री एंगल क्रॉस करेगी स्लोप निगेटिव होने लग जाएगी। ठीक है, और फिर 180 पे जाकर के क्या हो जाएगी गाइस? वापस आपकी स्लोप 180 पे जाकर के जीरो हो जाएगी। क्यों हो जाएगी 180 पे जाकर के जीरो? अरे भैया वापस से पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गई वो। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको इस चीज को जो मैं थोड़ा सा ड्राइंग के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। तो गाइज एक काम करते हैं, इस पॉइंट को भी कुछ कह देते हैं। ये जो पॉइंट है ना इसको भी कुछ कह देता हूं मैं। ठीक है, सो लेट्स कॉल इट आर। ये जो पॉइंट है हमारा, तो अभी हमारी स्थिति कैसी है गाइस? मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करके दिखाता हूं अभी हमारी स्थिति कैसी है। आप जूम इन करके देखिए अभी हमारी स्थिति कैसी है। तो अभी हमारी स्थिति कुछ ऐसी है, ये हमारा ग्राफ है। जूम इन करके दिखा रहा हूँ गाइस मैं आपको, जो जूम इन पिक्चर है वो दिखा रहा हूं मैं आपको। ये डब्ल्यू वाली एक्सिस है, ये एफ ऑफ डब्ल्यू है, और ये बेसिकली हमारा वो एरिया है जिसपे हमारे दो पॉइंट है। ये पी पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है। मैं आगे पीछे का एरिया दिखा ही नहीं रहा हूं, सिर्फ पास पास का एरिया दिखा रहा हूं। तो ये पी है, ये क्यू है, ये है बेसिकली हमारा W0 कॉमा एफ ऑफ W0। तो गाइज अब मैं इसको 5 कॉमा f(5) नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं कि आप में से हर बंदा इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ अलग लेने वाला है। तो मैं 5 क्यों लेके रखूं भाई? मैं तो हर इंसान को साथ लेके चलूंगा। ठीक है, उसी तरीके से Q की जगह पे मैं यहाँ पे ले लेता हूं W1 कॉमा एफ ऑफ W1। ठीक है, और भाई साहब ये जो पॉइंट है मेरा एक्स एक्सिस पे, जो मेरी डब्ल्यू वाली एक्सिस है, इसको हम कह रहे हैं W0। ये जो पॉइंट है मेरा, ठीक है, इसको हम कह रहे हैं W1। ठीक है, और ये मेरी टेंजेंट है। आपको पता ही है टेंजेंट कहाँ, देखिए अब देखिए फिर मैं बनाने जा रहा हूँ। देखिए मैं अपना एंगल सेट कर रहा हूँ कि मैं ऐसे बनाऊं, ऐसे बनाऊं, ऐसे बनाऊं, कैसे बनाऊं। तो बेसिकली मेरा दिमाग क्या सेट कर रहा है गाइस? मेरा दिमाग स्लोप सेट कर रहा है कि मेरी टेंजेंट लाइन हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाए कि वो पी को ही टच करे बस, और किसी भी पॉइंट को टच ना करे। तो आप अपने दिमाग में गेस वर्क चलाते हो कि हाँ ऐसे ऐसे ऐसे, और फिर आपका दिमाग डिसाइड कर लेता है कि हाँ यही यही पे यही एंगल होगा। तो क्या कैलकुलेशन कर रहा है हमारा दिमाग? ठीक है, वही हमें देखनी है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ। ये कुछ ज्यादा ही टच कर गई, बट आई होप आपको समझ में आ ही रहा होगा कि मैं क्या करना चाहता हूँ। ठीक है, देखिए मेरे दिमाग ने गलती करी। ठीक है, ज्यादा टच कर गई वो। ठीक है, तो बेसिकली ऐसा नहीं होगा, ये थोड़ी नीचे से जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली ये कुछ ऐसी होगी।
ठीक है, दिस इज द टेंजेंट। ठीक है, और एक है सीकेंट, वो ये है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति है गाइस। और एक हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है जो आर है। ये आर है। तो पी आर जो लाइन है हमारी, वो एक्स एक्सिस के पैरेलल ही। तो भले मैं पी आर से एंगल मेजर करूं या एक्स एक्सिस से एंगल मेजर करूं, सेम बात है। बस आप ऐसा समझ लीजिए कि मैंने अपनी एक्सिस को ऊपर शिफ्ट कर दिया है। पी आर पे है मेरी एक्स एक्सिस। तो मैं एक वर्चुअल ऐसे ही हॉरिजॉन्टल लाइन लेकर के चल रहा हूँ। ठीक है, अब ये जो एंगल है गाइस मेरा, आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये छोटा है। दिस इज θ1। सॉरी, या थेटा कह लीजिए, अभी इसको आप θ1 मत बोलिए, क्योंकि कलर से तो पता चल ही रहा है ना कौन सी लाइन के लिए है। और ये जो एंगल आप देख रहे हो, ये थोड़ा बड़ा है। ये मेरा ग्रीन वाला थेटा है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं गाइस कि मेरी ग्रीन वाली लाइन और पिंक वाली लाइन दोनों का जो हॉरिजॉन्टल से एंटी क्लॉकवाइज एंगल बन रहा है, वो 90 डिग्री से कम है। अगर आप कम है ये चेक करना चाहते हो, तो आप एक काम करिए, आप इसको ऊपर एक्सटेंड कर लीजिए। यानी कि जब भी मेरी कोई टेंजेंट लाइन इस डॉटेड बाउंड्री पे घूम करके पहुंच जाएगी, तब मैं कहूंगा कि 90 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, तो इसका मतलब मेरी दोनों लाइंस अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रही हैं। यानी कि उनके द्वारा बनाए गए जो एंगल्स हैं हॉरिजॉन्टल से, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 0 से 90 के बीच में लाई कर रहे हैं। द मोर माई the more any of my line will move in this direction towards the 90-degree dotted line, the greater the slope will be. The more it will move in clockwise direction towards PR line, or in worst case scenario, it will become parallel to PR line, zero will be the slope. तो स्लोप एक नंबर है जिसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। माइनस इंफिनिटी से लेकर के प्लस इंफिनिटी के बीच में स्लोप कोई भी नंबर हो सकता है। अगर आपकी लाइन की जो स्लोप है वो निगेटिव आ रही है, तो इसका मतलब है कि आपकी लाइन घूमते घूमते एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री को भी पार कर गई है। वो इससे भी पीछे चली गई है, इससे भी पीछे चली गई है। तो इसका मतलब फिर आपकी लाइन की स्लोप क्या हो जाएगी? निगेटिव हो जाएगी। ठीक है, एंड इट कैन बी एनी नंबर बिटवीन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। ठीक है, साइन आपको क्या बताएगा कि आपकी लाइन ने 90 डिग्री क्रॉस किया है कि नहीं किया है, ये साइन से पता चलेगा। तो साइन अगर आपका निगेटिव है, तो इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपकी जो लाइन है उसने 90 डिग्री के थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर दिया है, वो उसके भी पीछे जा चुकी है, तो स्लोप निगेटिव हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी लाइन की स्लोप पॉजिटिव है, तो इसका मतलब अभी वो जो एंगल बना रही होगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में विद द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वो पॉजिटिव है और वो 0 से 90 के बीच में। ग्रेटर द एंगल ऑफ योर लाइन, सॉरी, नियरर द एंगल ऑफ योर लाइन, यानी कि आपकी लाइन का एंगल 90 डिग्री के जितना क्लोज होगा, स्लोप का नंबर उतना बड़ा है। तो इसका मतलब अगर मान लीजिए मेरी एक लाइन ऐसी होती, मैं सिर्फ एक एग्जांपल ले रहा हूँ गाइस, अभी मैं मिटा दूंगा। अगर मेरी एक लाइन ऐसी होती, सॉरी ये लाइन है गाइस, तो आप क्लियरली देख सकते हैं गाइस, है तो अभी भी ये 0 से 90 डिग्री के बीच में बना रही है एंगल, क्योंकि इसका एंगल कितना हो जाएगा, इसका एंगल तो इतना हो जाएगा, लेकिन ये 90 डिग्री के ज्यादा पास है। तो गाइस ये आएगी तो पॉजिटिव, लेकिन ये बहुत बड़ा नंबर आएगी, जैसे कि 500, 600, मे भी 40 लाख भी हो सकती है ये वैल्यू। ठीक है, क्योंकि मैंने आपसे क्या बोला, 0 से इंफिनिटी के बीच में आएगी स्लोप। कब आएगी? जब आपकी लाइन हॉरिजॉन्टल से 0 से 90 डिग्री के बीच का एंगल बना रही है। लेकिन जैसे ही इस लाइन ने ये थ्रेशोल्ड क्रॉस किया, जैसे मान लीजिए मैंने एक और लाइन बनाई जो ऐसी आ रही है,
ठीक है, तो गाइस अब इसका एंगल क्या है, ये तो 90 डिग्री से ज्यादा हो गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जैसे ही मेरी लाइन ने ये थ्रेशोल्ड क्रॉस किया 90 डिग्री का, वैसे ही गाइस मेरी लाइन की स्लोप क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। निगेटिव साइन का मतलब है कि 90 डिग्री थ्रेशोल्ड क्रॉस कर चुकी है वो, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसका जो एंगल बन रहा है पीआर लाइन से, वो 90 डिग्री से ज्यादा है। ठीक है, अब ये लाइन 90 डिग्री वाली डॉटेड लाइन से जितनी दूर जाती जाएगी उतना नंबर छोटा होता जाएगा, लेकिन स्लोप निगेटिव रहेगी। यानी कि गाइस अगर इस लाइन की स्लोप लेट्स से -25 लाख है, तो फिर इस लाइन की स्लोप कितनी होगी। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं आपके सामने। होगी तो इसकी भी निगेटिव, लेकिन नंबर छोटा आएगा, 25 लाख नहीं आएगा, उससे छोटा आएगा, लेट्स से -5 लाख। तो आई गेस यू गॉट द कॉन्सेप्ट। और फिर गाइज अगर मान लीजिए आपने कोई ऐसी लाइन बना दी जो वापस से पीआर के पैरेलल हो गई, लेकिन 180 डिग्री के एंगल पे हो गई अभी, यानी कि घूमते 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 180 डिग्री पे पहुंच गई है, यानी कि नाउ इट इज मेकिंग एंगल ऑफ 180 डिग्रीज। ये ऐसे बन गई, सॉरी ये 180 डिग्री ऐसे लग नहीं रही है, बट आई गेस ये ऐसे बन गई गाइस। अब है तो ये भी पीआर के पैरेलल, लेकिन ये दूसरे डायरेक्शन में घूम गई है, ऐसे घूम गई है पूरी। तो आ तो ये भी पैरेलल रही है। और गाइस मैंने आपको क्या बताया कि अगर आपकी कोई भी लाइन हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है तो उसकी स्लोप क्या हो जाएगी, जीरो। जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो वापस जीरो हो गई गाइस, देखिए आप। ठीक है, इसका मतलब आपकी लाइन 90 डिग्री के एंगल के जितनी पास होगी, ठीक है, उतना ही स्लोप का नंबर बड़ा आएगा। अब उसका साइन पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा, ये डिपेंड करेगा कि आपकी लाइन ने 90 डिग्री एंगल क्रॉस किया है कि नहीं किया है। अगर कर दिया है तो निगेटिव हो जाएगी स्लोप, नहीं किया है तो पॉजिटिव ही रहेगी स्लोप। ये चीज आप याद रखिएगा। तो ये क्वांटिटेटिव मेजर है बेसिकली, कि आपकी लाइन कितना एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल लाइन से, कितना एंगल वो बना रही है। सॉरी मैं इस डायग्राम को क्लटर नहीं करना चाहता, तो अभी मैं इसको अननेसेसरी जो एलिमेंट्स है इसके अंदर के, वो मैं अभी डिलीट कर रहा हूं, ताकि हम सीधा मुद्दे की बात पे ही फोकस करें, अननेसेसरी चीजों पे फोकस ना करें। ठीक है, तो इसको आप हटा दीजिए। ये सारी चीजें बस मैंने आपको समझाने के लिए यूज करी थी। हमारे कर्व के अंदर अभी सिर्फ दो लाइनें हैं, दो मुसीबतें ऑलरेडी हैं, और मुसीबत नहीं बढ़ाना चाहता। ठीक है, तो इसको भी हटा दीजिए आप। ठीक है, इसको भी हटा दीजिए, इसको भी हटा दीजिए। ठीक है, तो सिचुएशन अभी कुछ इस प्रकार की है कि मेरे पास सिर्फ दो लाइंस हैं। ठीक है, और ये नहीं है भाई साहब, ये रहा मेरा कर्व। ठीक है, और ये मेरा दूसरा पॉइंट था, दैट इज W0, F(W0). ठीक है, तो इसका मतलब गाइस हम एक बात तो कह सकते हैं कि अगर मैं आपसे कहूं कि आपको अगर टेंजेंट प्लॉट करनी है, तो हम धीरे धीरे एल्गोरिदम में घुसेंगे, एकदम से नहीं घुसेंगे। विल सी कि हमारे दिमाग ने कैसे फिगर आउट किया। ठीक है, या मे भी इस तरीके से किया होगा, हमें गेस मार रहे हैं, पता तो हमें भी नहीं कि कैसे किया हमने। ठीक है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में है। तो एक काम करते हैं, हम ये तो कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ठीक है, कि अगर हम इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट है हमारा जहां पे इस डॉटेड लाइन पे कट कर रही है ये, इसको अगर मैं बोल दूं एस, तो एक लाइन है मेरे पास पी क्यू, और मेरी जो टेंजेंट टेंजेंट लाइन है वो है पी एस। तो गाइस मैं ये कह सकता हूं कि पी एस, ध्यान से सुनिएगा, पी एस या पी क्यू, पी एस विल बी इक्वल टू
PQ। PS PQ के बराबर कब होगा, या फिर मुझे कहना चाहिए पी की PQ जो होगी वो PS के बराबर कब होगी। ठीक है, क्योंकि PS हमारी टेंजेंट है, गुलाबी वाली लाइन, दैट इज PS। और PQ हमारी सीकेंट है, ग्रीन वाली लाइन, जो 2 पॉइंट पे कट कर रही है। और गाइज मैं यहाँ पे दोबारा से लेबलिंग कर देता हूं, ये मेरा डेल्टा डब्ल्यू है, यानी कि दोनों के बीच का डिफरेंस एक्स एक्सिस पे, यानी कि डब्ल्यू वाली एक्सिस पे। और अगर मैं थोड़ी सी लेबलिंग और कर लूं, तो मैं थोड़ा सा आपकी पहले से मदद कर रहा हूं। ये क्या था गाइज, ये था F(W1) W0। और ये क्या था, ये था F(W1), यानी कि जो मेरा नंबर निकल गया है। इन दोनों के बीच में भी कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में भी कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। ठीक है, वो क्या होगा, उसको हम कह देंगे डेल्टा एफ। ठीक है, यानी कि F(W1) - F(W0), यानी कि 49/2 -25/2। तो जो भी मेरा डिफरेंस आएगा, यानी कि 24/2, यानी कि 12, वो इस केस में डेल्टा एफ है। अब इसको भी मैंने ऐसे क्यों लिख दिया, क्योंकि गाइस हमें नहीं पता ना डब्ल्यू एक्सिस पे कौन से 2 पॉइंट लोगे, तो उसके हिसाब से ये डिफरेंस भी चेंज होगा। तो मैंने इसको एक नाम दे दिया, अब आप ये कैलकुलेशन कर लेना अपने आप। तो भाई साहब यहाँ पे लेकिन मैं लिख देता हूँ कि डेल्टा डब्ल्यू इज एक्चुअली इक्वल्स टू W1 - W0, और डेल्टा एफ इक्वल्स टू F(W1 - F(W0)। ये मैंने डिफाइन कर दिया है guys। ठीक है, तो अब सोचने वाली बात ये है कि PQ जो होगी वो PS कब बनेगी। ठीक है, ये दोनों इक्वल कब होंगी। ठीक है, इसका आंसर बहुत सिंपल है गाइस। अगर हम धीरे धीरे, ध्यान से सुनिएगा, PQ PS कब बनेगी, अगर हम धीरे धीरे, अगर हम धीरे धीरे Q को P की तरफ ले जाते चले जाए, अगर हम धीरे धीरे Q को P की तरफ ले जाते चले जाए। ठीक है, यानी कि जो मेरा Q पॉइंट है, अगर मैं उसको धीरे धीरे नीचे करता चला जाऊं इस ग्राफ के ऊपर, यानी कि अब मैं Q इधर ले आया, मैंने Q को थोड़ा सा नीचे मूव करा दिया, Q यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो गाइस जब Q यहाँ पे आ जाएगा तो फिर सीकेंट क्या हो जाएगी, अरे भाई साहब, सीकेंट तो फिर ये हो जाएगी। तो गाइस आपने देखा धीरे धीरे मेरी लाइन का जो एंगल है ना, जो ग्रीन वाली लाइन का एंगल है, वो धीरे धीरे नीचे आ रही है। तो क्यू को अगर मैं और नीचे कर दूंगा तो मेरी ग्रीन वाली लाइन ऐसी हो जाएगी, क्यू को मैं और नीचे कर दूंगा मेरी ग्रीन वाली लाइन ऐसी हो जाएगी। और एक समय आएगा जब बिल्कुल ग्रीन वाली लाइन पिंक वाली लाइन के ऊपर आ जाएगी, यानी कि टेंजेंट बन जाएगी। तो इसका मतलब हमारे ब्रेन ने भी कुछ ना कुछ ऐसा ही किया होगा, टेंजेंट स्केच करने से पहले उसने कैलकुलेशन एडवांस में करके रख ली होगी कि अगर मैं ऐसा कुछ करता चला जाऊं तो फिर ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो गाइस इसका मतलब ये है कि अगर मैं अपने क्यू पॉइंट को धीरे धीरे पी की तरफ ले जाता चला जाऊं, और पास और पास और पास और पास और पास, तो क्या होगा गाइस, तो मेरी जो पी क्यू लाइन होगी वो PS के बराबर बन जाएगी। तो आई कैन सिंपली राइट हियर कि लिमिट क्यू अप्रोचेस टू पी, तो उस केस में मेरी जो PS लाइन होगी वो PQ, या जो PQ लाइन होगी वो PS के बराबर हो जाएगी। मैं कुछ ऐसा कह सकता हूं, हमने अभी अभी देखा भी ये करके ज्योमेट्रिकली कि ऐसा कुछ हो रहा होगा कि अगर मैं Q वाले पॉइंट को धीरे धीरे P के पास और ले जाता जाऊं और ले जाता जाऊं और ले जाता जाऊं और ले जाता जाऊं, तो जो मेरी जो PQ लाइन होगी बिल्कुल उसकी जो उसका जो एंगल होगा, ग्रीन वाला एंगल, वो पिंक वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। यही है, कुछ ऐसी ही कैलकुलेशन हो रही होगी, हमारे दिमाग ने कुछ ऐसा ही किया होगा, यानी कि हमारे दिमाग ने पहले टेंजेंट नहीं बनाई,
उसने पहले सीकेंट बना के देखी। उसने बोला अच्छा ठीक है, अगर मैं इस पॉइंट को धीरे धीरे नीचे करता चला जाऊं तो मेरी टेंजेंट बन जाएगी। अब ये कैलकुलेशन हमारे दिमाग ने इतनी फास्ट करी है क्योंकि हमें हैबिट है इस चीज की। तो हमें समझ ही नहीं आया कि ऐसा कुछ हुआ हो, या इसके जैसी कुछ कैलकुलेशन करी होगी हमारे ब्रेन। ठीक है। लेकिन गाइज मैंने आपसे क्या बोला कि लाइन की स्लोप इंपॉर्टेंट है। वो कितना एंगल बना रही है आपके हॉरिजॉन्टल एंगल से, हॉरिजॉन्टल लाइन से, वो एंगल इंपॉर्टेंट है हमारा। ठीक है। तो अब आप मेरे से पूछोगे सर लेकिन लाइन की स्लोप निकलती कैसे है, हाउ डू यू कैलकुलेट दिस नंबर। ये आपने जो मुझे बताया कि सर ये जो नंबर आता है मेरा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में, ये नंबर मुझे बताता है, क्वांटिफाई करता है कि मेरी जो लाइन है वो हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस से, या जो भी मेरी एक्सिस है हॉरिजॉन्टल वाली, उससे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितने का एंगल बना है। ये नंबर जो भी निकल के आता है, ये कैसे निकल के आता है, हाउ डू यू कैलकुलेट दिस नंबर। तो गाइज अब मैं इसका आंसर देने जा रहा हूं कि ये जो स्लोप निकल के आती है लाइन की, वो हम कैसे निकालते हैं। ठीक है। इट्स वेरी सिंपल, बहुत आसान है गाइज। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है। कौन से ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ गाइज मैं बात कर रहा हूँ पी क्यू आर की बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट पी क्यू आर। अभी मैं सीकेंट की स्लोप निकालना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू कैलकुलेट द स्लोप ऑफ द सीकेंट। तो सीकेंट वाली स्लोप निकालने के लिए मैं वही ट्राइंगल लूंगा जिसमें मेरा हाइपोटेन्यूज सीकेंट हो। तो हाइपोटेन्यूज मेरा सीकेंट कौन से ट्राइंगल में है, कौन से राइट एंगल, ये मेरा 90 डिग्री एंगल बन रहा है guys, देखिए। तो मेरा ट्राइंगल क्या हो जाएगा, मेरा ट्राइंगल हो जाएगा पी क्यू आर। ये मेरा ट्राइंगल हो जाएगा पी क्यू आर। ठीक है। क्योंकि उसमें मेरा जो हाइपोटेन्यूज है वो सीकेंट है। तो गाइस अब मुझे सीकेंट की स्लोप निकालनी है, यानी कि मुझे एक ऐसा नंबर निकालना है जो मुझे क्वांटिफाई करके दे कि बेटा तुम्हारी ये जो लाइन है ना, ये जितने भी एंगल पे है उसके हिसाब से वो नंबर निकल गया है। कि अगर ये ज्यादा 90 डिग्री के पास है तो ज्यादा बड़ा नंबर आए, अगर ये कम 90 डिग्री के पास है तो छोटा नंबर आए। हमको ऐसा कुछ निकालना पड़ेगा। तो गाइस स्लोप निकालने का तरीका बहुत आसान होता है। आप कुछ मत करिए, जो ग्रीन वाली लाइन ये जितना भी एंगल बना रही है, जैसे अभी तो हमने इसको एक वेरिएबल दे दिया है गाइस थीटा, ग्रीन कलर का, लेकिन रियलिटी में ये नंबर हमें पता होगा। ठीक है। ये कुछ नंबर होगा, जैसे रियलिटी में हमें W0 पता था 5, W1 पता था 7, उसी तरीके से गाइस रियलिटी में हमें थीटा भी पता होगा। ठीक है। कुछ डिग्री में एंगल होगा ये, 70 डिग्री, 55 डिग्री, 60 डिग्री कुछ होगा ये। ठीक है। तो वो एंगल हमें पता है। ठीक है। अब आप कुछ मत करिए गाइस, और अगर नहीं भी पता है तो भी टेंशन लेने की बात नहीं। अगर आपको नहीं भी पता है कि वो एंगल क्या है, हमें उस एंगल से लेना देना नहीं है गाइस। अगर हमें एंगल पता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। यानी कि अगर आपको एक थीटा एंगल पता है ग्रीन वाला, तब तो आपको कुछ करना ही नहीं है। तब आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है गाइस, आपको टैन थीटा निकालना। टैन थीटा, इसका जो भी आंसर आएगा वो आपकी स्लोप हो जाएगी, ग्रीन वाली लाइन की स्लोप हो जाएगी। ठीक है। और गाइस अब मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूं। टैन थीटा की वैल्यू किस रेंज में लाई करती है, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच में। तो ये जो टैन थीटा है यही आपकी लाइन की स्लोप है। तो टैन थीटा लाइज बिटवीन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। ठीक है। यानी कि किसी भी एंगल का अगर आप टैन निकालेंगे, कोई जरूरी नहीं है कि ग्रीन वाले का ही निकालना है आपको, किसी भी एंगल का, तो टैन थीटा लाइज बिटवीन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। ठीक है। साइन थीटा किस रेंज में लाई करता है, -1 से +1, -1 से +1। कॉस थीटा किस रेंज में लाई करता है, -1 से +1। ठीक है।
लेकिन गाइस जो tan थीटा है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में लाई करती है उसकी वैल्यू। यानी कि अगर आप किसी भी एंगल के लिए tan निकालोगे तो उसका आंसर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में कोई नंबर आएगा। ठीक है, तो इसीलिए गाइस हमारी जो स्लोप आ रही है वो किस रेंज में आ रही है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी आ रही है। क्योंकि स्लोप का मतलब ही होता है tan थीटा। यानी कि अगर आप किसी भी लाइन की स्लोप निकालना चाहते हो तो पहले आप ये देखो कि वो लाइन हॉरिजॉन्टल एक्सिस से कितने डिग्री का एंगल बना रही है। जितने भी डिग्री का एंगल बना रही है वो आप यहाँ पे डाल दीजिए और tan थीटा कैलकुलेट कर लीजिए और आपकी लाइन की स्लोप आ जाएगी। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप कहोगे सर अगर हमें पता ही ना हो कि कितने डिग्री का एंगल बना रही है फिर क्या करेंगे। ठीक है, जैसे जैसे अब यहाँ पे भाई ऑब्वियस सी बात है, कई केसेस में ऐसा होता होगा कि हम एंगल पता ही नहीं लगा पा रहे, क्योंकि ऐसे अगर हम एक एक लाइन का एंगल मेजर करने बैठ जाएंगे तो भाई साहब जैसे ये जो ड्राइंग मैंने बनाई है ये एक्यूरेट थोड़ी है, ये तो मैंने हाथों से बनाई है, तो मेरा एंगल गलत भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर मैं प्रोटेक्टर से एंगल मेजर करूं तो ये एंगल यहाँ पे गलत भी आएगा, क्योंकि ये तो मैंने हाथों से बनाई है, ये स्केल से तो बनाई नहीं है मैंने डायग्राम। स्केल से बनाया होता तो प्रोटेक्टर रख के अगर मैं एंगल मेजर करता तो सही आता एंगल। ठीक है, लेकिन रियलिटी ये है कि मुझे इस लाइन की स्लोप भी निकालनी है कि कितनी होनी चाहिए सही स्लोप बिना प्रोटेक्टर के, क्योंकि यहाँ पे प्रोटेक्टर यूज करने का फायदा ही नहीं है। ये डायग्राम हाथों से बनाया गया है, स्केल से नहीं बनाया गया है। लेकिन फिर भी क्या हमारे पास कोई ऑप्शनल ऐसा तरीका है जिससे आप किसी भी लाइन की स्लोप निकाल सकते हो? क्या ऐसा कोई तरीका है हमारे पास? बिल्कुल है भाई साहब। ठीक है, हमें कुछ नहीं करना है गाइस, हमको सिंपली अपने परपेंडिकुलर की हाइट निकालनी है। यानी कि ये जो आप वर्टिकल लाइन देख रहे हो, क्यू आर, क्यू आर वाली जो लाइन देख रहे हो आप, उसकी हाइट निकालनी है और उस हाइट को डिवाइड करा देना है पी आर लाइन की विड्थ से। यानी कि हमारे ट्रायंगल का जो राइट एंगल ट्रायंगल का जो बेस है, बेस मतलब पी आर, और जो परपेंडिकुलर की हाइट है यानी कि क्यू आर, तो क्यू आर डिवाइडेड बाई पी आर अगर आप कर दोगे तो भाई साहब तब भी स्लोप निकल आएगी। यानी कि अगर आपको थीटा नहीं भी पता है तो भी आप स्लोप निकाल सकते हो। तो यू कैन सिंपली राइट हियर tan थीटा इक्वल टू, ठीक है, क्यू आर डिवाइडेड बाई पी आर, इसकी लेंथ, इन दोनों लाइंस की लेंथ निकालनी पड़ेगी हमको। तो एक काम करता हूं मैं यहाँ पे साफ शब्दों में लिखता हूं, लेंथ ऑफ क्यू आर डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ पी आर। ठीक है, अब आप कहोगे सर लेंथ के लिए भी तो स्केल यूज करना पड़ेगा। लेंथ के लिए तो स्केल यूज करेंगे, वहां पे भी स्केल यूज होगा तो सर यहाँ पे फिर लेंथ भी सही से नहीं आएगी। अरे भैया लेंथ के लिए स्केल यूज नहीं करना आपको। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो क्यू आर की लेंथ क्या होगी, क्यू आर की लेंथ क्या होगी, FW1 माइनस FW0, यही तो होगी क्यू आर की लेंथ। ठीक है, क्योंकि आर से हमने एक परपेंडिकुलर डाला वाई एक्सिस पे, वो F(W0) आ रहा है, और क्यू से हमने एक परपेंडिकुलर डाला वाई एक्सिस पे, वो F(W1) आ रहा है। ये दो नंबर हमें पता होंगे। कैसे पता होंगे? क्योंकि हमें फंक्शन का फॉर्मूला पता है, तो फॉर्मूले से हम ये दो नंबर निकाल सकते हैं। इन दो नंबरों का हम डिफरेंस ले लेंगे, यानी कि F(W1) माइनस F(W0), उससे हमारे पास क्या आएगा, डेल्टा एफ आएगा। डेल्टा एफ क्या होगा, एक नंबर होगा। तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे लिख लेते हैं F(W1) माइनस F(W0) डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ पी आर। ठीक है, लेंथ ऑफ पी आर। ठीक है, तो लेंथ ऑफ पी आर क्या होगा गाइस, W1 माइनस W0, यानी कि डेल्टा W। ठीक है, तो W1 माइनस W0, ठीक है, जिसको आप क्या लिख सकते हो, डेल्टा एफ डिवाइडेड बाई डेल्टा डब्ल्यू लिख सकते हो। ठीक है, डेल्टा एफ डिवाइडेड बाई डेल्टा डब्ल्यू लिख सकते हो, नो इश्यूज किंगशुक, प्लीज गो अहेड। तो बेसिकली हमारा ये जो रेशियो आ रहा है गाइस, यही यही स्लोप हो जाएगी। यानी कि स्लोप आप दो तरीकों से निकाल सकते हो। अगर आपको ये पता है कि आपकी लाइन हॉरिजॉन्टल एक्सिस से कितने डिग्री का एंगल बना रही है,
तो आप सीधा उसका tan निकाल लो। लेकिन अगर आपको एंगल भी नहीं पता है तो चिंता मत करिए, आप अपने राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर परपेंडिकुलर की हाइट निकाल लीजिए और बेस की लेंथ निकाल लीजिए। यानी कि लेंथ ऑफ क्यू आर, परपेंडिकुलर की हाइट, डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ पी आर, यानी कि बेस की लेंथ। ठीक है, दोनों को डिवाइड करा लीजिए। ठीक है, और अगर बेसिकली आपको अपने कर्व का फॉर्मूला पता है तो ये आपके लिए बाएं हाथ का खेल है, तब तो बड़े आराम से पता लगा सकते हो आप। तो बेसिकली इस तरीके से क्या आ जाएगी, हम किसी भी लाइन की स्लोप निकाल सकते हैं, किसी भी लाइन की, टेंजेंट की, सीकेंट की, और कोई भी लाइन भी अगर हमने बनाई हो तो उसकी भी स्लोप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये स्लोप का फॉर्मूला होता है गाइस, इसको याद रखिएगा। ठीक है, ये बहुत काम आने वाली चीज है, अभी आगे हमारे बहुत काम आएगी। ठीक है, और ये रेशियो भी गाइस आपका माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच में कोई सा भी नंबर आ सकता है। ठीक है, इसका मतलब ये स्लोप ही है, और स्लोप मैंने आपको बताया था कि इसी रेंज में लाई करती है। इसका मतलब ये जो बेसिकली आपका नंबर आएगा, ये प्लस इंफिनिटी से लेकर के माइनस इंफिनिटी के बीच में डिपेंड करेगा कि आपका डेल्टा एफ कितना आ रहा है, डेल्टा डब्ल्यू कितना आ रहा है, फिर इसका रेशियो आप निकालोगे, वो एक नंबर आएगा जो कि माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच में ही आएगा। तो ये भी स्लोप निकालने का तरीका है। इनफैक्ट गाइस, ये स्लोप निकालने का ज्यादा एफिशिएंट तरीका है, क्योंकि रियल लाइफ में हम प्रोटेक्टर लेके नहीं घूमते। प्रोटेक्टर रखेंगे, एंगल मेजर कर लेंगे, फिर एंगल का tan निकाल लेंगे, इतना टाइम नहीं होता हमारे पास। रियल लाइफ में हम ये कैलकुलेशन कर सकते हैं, ये हमारे लिए ज्यादा आसान है, क्योंकि हमें स्केल से लेंथ भी निकालने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला है हमारे पास, उसमें हम W0 रखेंगे, उससे हमारे पास एफ ऑफ W0 आ जाएगा। फिर हम W1 रखेंगे, उससे हमारे पास एफ ऑफ W1 आ जाएगा। और फिर हम बेसिकली क्या करेंगे, W1 माइनस W0 को कैलकुलेट करेंगे और डिवाइड करा देंगे, स्लोप आ जाएगी भाई साहब। ठीक है, अगर आपको, अगर अभी आपने देखा हो तो हमने क्या लिखा था गाइस, हमने ये लिखा था कि PS विल बी इक्वल टू लिमिट Q अप्रोचेस टू P। यानी कि जैसे जैसे हम Q को P के पास ले जाते चले जाएंगे, तो हमारा जो PQ है वो PS बन जाएगा। यानी कि जो हमारी ग्रीन वाली सीकेंट लाइन थी वो टेंजेंट बन जाएगी। PQ इज द सीकेंट, PS इज द टेंजेंट। तो गाइस, उस एंगल से हम ये भी बात कह सकते हैं, ठीक है, उस एंगल से हम ये भी तो बोल सकते हैं कि स्लोप ऑफ PS, स्लोप ऑफ PS यानी कि टेंजेंट की स्लोप, अगर हम कैलकुलेट करें तो ये सीकेंट की स्लोप के बराबर कब हो जाएगी, जब Q जो है वो P के पास पहुंच जाएगा। यानी कि स्लोप ऑफ सीकेंट, ठीक है, स्लोप ऑफ PQ लिमिट Q अप्रोचेस टू P, हम ये बात भी कह सकते हैं। ठीक है, अब आप कहोगे सर हम ये बात कैसे कह सकते हैं। अगर हम ये बात कह सकते हैं, अगर हम ऊपर वाली बात कह सकते हैं, तो इस ऊपर वाली बात से हम नीचे वाली बात भी कह सकते हैं। तो आपको ये कैसे, अरे भैया आप खुद देखो ना, ड्राइंग के अंदर देखो आप, कि जैसे जैसे हमारा क्यू पॉइंट नीचे आता जाएगा, यानी कि इस ग्राफ पे ही पी की तरफ आता जाएगा, वैसे वैसे हमारी सीकेंट धीरे धीरे टिल्ट होती चली जाएगी गुलाबी वाली लाइन की तरफ। और जब वो गुलाबी वाली लाइन पे ओवरलैप हो जाएगी, तो भाई साहब, यानी कि ओवरलैप कब होगी, जब क्यू पी के पास चला जाएगा, जब क्यू पी पे पहुंच जाएगा। तो जब क्यू पी पे पहुंच जाएगा, तो हमारी जो ग्रीन वाली लाइन है उसका जो एंगल होगा, ठीक है, वो गुलाबी वाली लाइन पे आ जाएगा, सेम टू सेम। यानी कि जो ग्रीन वाला थीटा था वो भी पिंक वाले थीटा के बराबर हो जाएगा। तो गाइस, जब ग्रीन वाला थीटा पिंक वाले थीटा के बराबर हो जाएगा, तो फिर ग्रीन वाली लाइन की स्लोप भी पिंक वाली लाइन की स्लोप के बराबर हो जाएगी। इट्स द सेम थिंग। और हमें, मैंने आपसे क्या बोला गाइस, हमें टेंजेंट की स्लोप निकालनी है,
क्योंकि हमारे दिमाग ने कहीं ना कहीं टेंजेंट की स्लोप निकाल के ही ये लाइन बनाई है। हमने एक रफ कैलकुलेशन करी है अपने दिमाग में कि बेटा इतने एंगल में आएगी ये लाइन, तब ये टच करती हुई जाएगी। तो हमारे लिए सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है वो है टेंजेंट की स्लोप निकालना। तो टेंजेंट की स्लोप निकालने का हमने अभी एक तरीका निकाला कि भाई आप सीकेंड की स्लोप निकाल लीजिए और धीरे धीरे क्यू को पी के पास ले जाते जाइए, और जैसे जैसे आप और पास जाते होगे और पास जाते होगे और पास जाते होगे, धीरे धीरे आपकी पी क्यू लाइन छोटी होती जाएगी। आई एग्री, वो ग्रीन कलर की जो सेकंड लाइन है आपकी, वो तो छोटी होती जा रही है। तो गाइज हम बिल्कुल क्यू को पी पे नहीं लेके जा रहे, पी के और पास ले जाते जा रहे। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। जब गाइज मैं ये चीज लिखता हूं ना, तो ये चीज लिखने का मेरा मतलब है कि Q विल नेवर बी एट P। Q कभी P पे नहीं होगा। Q P के और पास जाता जाएगा और पास जाता जाएगा और पास जाता जाएगा और पास जाता जाएगा। इट विल नेवर बी इक्वल टू P और इट विल बी नेवर एट P। Q विल बिकम मोर एंड मोर क्लोजर टुवर्ड्स P। तो इसका मतलब गाइज हम ये नहीं कह सकते कि हमारी लाइन की लेंथ जीरो हो गई। हम PQ लाइन की लेंथ को जीरो नहीं कह सकते, क्योंकि PQ लाइन की लेंथ तो तब जीरो होगी जब P Q पे पहुंच जाएगा, सॉरी जब Q P पे पहुंच जाएगा। लेकिन हमने ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है, हमने तो Q एरो P लिखा है। तो Q एरो P को मैथ्स में ऐसे पढ़ा जाता है कि Q इज अप्रोचिंग टू P, Q इज नॉट एट P। ठीक है, इसका मतलब किसी भी हाल में जो हमारी PQ लाइन है उसकी लेंथ जीरो तो नहीं होने वाली, क्योंकि जीरो तो तब होगी जब Q P पे पहुंच जाएगा। Q is not at P. Q is approaching towards P. It is getting more and more closer towards P. इसका मतलब PQ लाइन की लेंथ अभी भी कुछ होगी, जीरो तो नहीं होगी, बहुत छोटी होगी, बट कुछ होगी। और गाइस जैसे जैसे ये और पास जाता जाएगा, वैसे वैसे मेरी जो PQ की जो मैंने स्लोप निकाली थी वो PS की स्लोप के बराबर होती जाएगी। ये मतलब है इस बात को कहने का। ठीक है, तो चलिए गाइस अब एक काम करते हैं। हमने PQ लाइन की स्लोप का फॉर्मूला तो लिख लिया, जो PQ लाइन थी हमारी, जो सेकंड लाइन थी, उसकी स्लोप का फॉर्मूला लिख लिया हमने। तो वो क्या होगा गाइस? तो स्लोप ऑफ PS इक्वल टू लिमिट Q अप्रोचेस टू P, और स्लोप ऑफ PQ क्या होगी गाइस? डेल्टा F बाई डेल्टा W। और डेल्टा F बाई डेल्टा W को हम कैसे लिख सकते हैं? ठीक है, तो F ऑफ W1 माइनस F ऑफ W0 डिवाइडेड बाई डेल्टा W, ऐसे लिख सकते हैं। यही तो स्लोप थी हमारी। ठीक है, लेकिन अब मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं थोड़ी सी मैथमेटिकल चालाकी दिखाने जा रहा हूं। मैं थोड़ी सी मैथमेटिकल चालाकी दिखाने जा रहा हूं। क्या चालाकी दिखाने जा रहा हूं? मैं इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा घुमा फिरा के लिखने जा रहा हूं। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा? स्लोप ऑफ PS इक्वल टू लिमिट Q अप्रोचेस टू P, F ऑफ W1 को बताऊं मैं क्या लिखने जा रहा हूं? what I'm going to write what I'm going to write W1 as, W1 को बताऊं क्या लिखने जा रहा हूं? W1 को मैं ये लिखने जा रहा हूं, so I'm going to write W1 as W0 plus delta W. It's like rather than writing F of 7, मैं F of 7 नहीं लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं F of 5 plus 2, ऐसे लिख रहा हूं F of 5 plus 2, ऐसे लिखने जा रहा हूं। ठीक है, तो गैस 2 तो आपको पता ही है क्या है, डेल्टा W है, और 5 आपको पता है क्या है, W0 है। तो rather than writing F of W1, I will write F of W0 plus delta W.
ठीक है। आप भी कहोगे सर क्या पागलपंती कर रहे हो आप, बट गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है, अभी आपको आगे पता चलेगा। ठीक है, तो मैं लिखने जा रहा हूं f(w0) प्लस डेल्टा डब्ल्यू माइनस f(w0) डिवाइडेड बाई डेल्टा डब्ल्यू। ठीक है, डेल्टा डब्ल्यू। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और करके देखते हैं, एक चीज और नोटिस करते हैं। तो गाइस आप अगर ध्यान से देखें तो अगर हमारा Q धीरे धीरे P के पास जाता चला जाएगा तो हमारा W1 भी तो W0 के पास जाता जाएगा। भाई अगर अभी मैं Q से परपेंडिकुलर डाल रहा हूं तो मेरा परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे कहाँ कट कर रहा है, W1 पे कट कर रहा है। अगर मैंने इसी Q को और नीचे खिसका दिया तो मेरा W1 अब किस डायरेक्शन में जाएगा, वो इस डायरेक्शन में जाएगा, यानी कि W0 के पास जाएगा। अब अगर गाइस मेरा धीरे धीरे क्यू पी के पास जाता जा रहा है तो मेरा W1 भी W0 के पास जाता चला जाएगा। और अगर गाइस W1 W0 के पास जाता चला जाएगा तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, यानी कि डेल्टा डब्ल्यू, वो जीरो के पास जाता चला जाएगा, क्योंकि अब आप दोनों को और पास पास करते जा रहे हो। W0 और W1 एक्स एक्सिस पे और पास होते जा रहे हैं। W0 तो अपनी जगह पे है, W1 को आप W0 की तरफ खिसका रहे हो। क्यों? क्योंकि Q को आप P की तरफ खिसका रहे हो। तो Q जैसे जैसे मेरे ग्राफ पे नीचे उतरेगा वैसे वैसे W1 भी W0 की तरफ बढ़ेगा। और इसका मतलब दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, जिसको हम डेल्टा डब्ल्यू कह रहे हैं, वो जीरो की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि वो डिफरेंस है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि लिमिट लिमिट ठीक है, लिमिट जैसे जैसे क्यूपी की तरफ बढ़ेगा वैसे वैसे जो मेरा डेल्टा डब्ल्यू है वो जीरो की तरफ बढ़ेगा। तो मैं ये कह सकता हूं लिमिट डेल्टा डब्ल्यू अप्रोचेस टू जीरो, ये भी तो लिख सकता हूं मैं। गाइस आप ये जो एरो वाला सिंबल है ना, इसको अच्छे से समझ लीजिए। इस एरो वाले सिंबल का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि हम डेल्टा डब्ल्यू को जीरो कर देंगे, यानी कि हम W1 को W0 पे ले आएंगे। इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि हम W1 को W0 के और पास ले जाते जा रहे हैं, और पास ले जाते जा रहे हैं, और पास ले जाते जा रहे हैं। हम उसको W0 पे लेके जा ही नहीं रहे, W0 के और पास ले जाते जा रहे हैं, W0 पे नहीं है W1। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस नोटेशन के बारे में समझने वाली। ठीक है, तो लिमिट डेल्टा डब्ल्यू अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ W0 प्लस डेल्टा डब्ल्यू माइनस एफ ऑफ W0 डिवाइडेड बाई डेल्टा डब्ल्यू। भाई साहब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमने निकाला है, और ये फॉर्मूला क्या बताता है आपको? स्लोप ऑफ पीएस टेंजेंट, स्लोप ऑफ पीएस टेंजेंट। ठीक है, स्लोप ऑफ पीएस टेंजेंट ऑन द पॉइंट W0 कॉमा एफ ऑफ W। ठीक है, स्लोप ऑफ पीएस टेंजेंट ऑन द पॉइंट W0 कॉमा एफ ऑफ W0। It is one of the most important formulas of calculus, guys. This is very, 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 very important. ठीक है, इसका मतलब ये हुआ गाइस कि अगर आपको कभी भी अपने किसी ग्राफ के ऊपर किसी पॉइंट पे उस पॉइंट पे बनाई गई टेंजेंट की स्लोप निकालनी है, तो अभी हमने अपने ग्राफ पे किस पॉइंट पे टेंजेंट स्केच करी हुई है, गुलाबी वाली W0 कॉमा एफ ऑफ डब्ल्यू पे स्केच करी हुई है। अगर इस पॉइंट पे आपको टेंजेंट की स्लोप निकालनी है तो आप क्या करोगे गाइस? आप इस फॉर्मूले को सॉल्व करोगे, यू विल सॉल्व दिस फॉर्मूला, और उससे एक नंबर निकल के आएगा।
और वो जो भी नंबर निकल के आएगा वो आपकी टेंजेंट की स्लोप हो जाएगी। ठीक है। और इसी टेंजेंट की स्लोप को निकाला है हमारे दिमाग ने, और हमने बड़े मजे से फिर उसी एंगल पे जिसकी भी ये स्लोप आ रही है उतने एंगल में हमने वो लाइन स्केच कर। तो कहीं ना कहीं हमारा दिमाग ये कैलकुलेशन कर रहा है गाइस, और ये कैलकुलेशन करके डिसाइड कर लेता है कि अच्छा ये टेंजेंट ऐसे ही आएगी, क्योंकि उसकी स्लोप निकाल के बैठे हुए हो आप, उसका एंगल पता है आपको, आपके दिमाग ने उसकी स्लोप कैलकुलेट कर ली है। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज गाइस। अगर आपके पास एक ग्राफ है जिसका फॉर्मूला एफ ऑफ डब्ल्यू है, उस ग्राफ पे आपने पॉइंट लिया और वो पॉइंट है आपका W0 कॉमा एफ ऑफ W0। ठीक है। उस पॉइंट पे आपने टेंजेंट स्केच करी, उस टेंजेंट की स्लोप अगर आप निकालना चाहते हो या कंप्यूटर से निकलवाना चाहते हो, ठीक है, तो उसके लिए जो फॉर्मूला यूज होगा वो राइट हैंड साइड वाला फॉर्मूला है guys। और इस फॉर्मूले का एक आंसर निकल के आएगा जो कि एक नंबर होगा, और वो जो नंबर होगा वो उसी पॉइंट पे स्केच की गई टेंजेंट की स्लोप की वैल्यू। ठीक है। तो आप कहोगे अरे सर ये तो सॉल्व कैसे करेंगे, क्योंकि इसमें तो लिमिट लगी हुई है। ठीक है। इसके अंदर तो लिमिट लगी हुई है, ये सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व। ठीक है। लिमिट तो आपने बोला कि लिमिट का तो मतलब होता है कि हम जीरो के और पास जाते जा रहे हैं और पास जाते जा रहे हैं और पास जाते जा रहे हैं। तो सर अब ये और पास जाते जा रहे हैं वाली चीज को कैसे सॉल्व करोगे आप, इसके ऊपर तो आपने लिमिट लगा दी। ठीक है। तो चलिए गाइस, अब एक एग्जांपल लेने जा रहा हूं मैं कि इस चीज को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, वी आर गोइंग टू टेक एन एग्जांपल। ओके, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल गाइस। ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट।